हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विथ गुरुकुल चैनल के TWG के 10th वाले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। यह TWG का जो 10th वाला और 12th वाला क्लास है, उसी में हम लोग आज से क्लास 12th है, जो हमारे पास क्लास 12th वाले बच्चे हैं उनको लेकर यह क्लास है भैया। क्लास 12th है। ये किस क्लास के लिए बाबू है? क्लास 12th। और क्लास 12th में हम जो टॉपिक आपके लिए लेके चल रहे हैं उसमें लेके चल क्या रहे हैं भैया? बायोलॉजी। क्या ले चल रहे हैं? बायोलॉजी टॉपिक को लेके चल रहे हैं क्लास 12th वाले। और खास करके यह यूपी बोर्ड हो गया बेटा, MP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गए, बिहार बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया। तो जो भी बोर्ड में यहाँ पे बायोलॉजी आती है और बायोलॉजी में सिलेबस के अंदर जो भी कुछ आते हैं, अगर वो आते होंगे तो बेटा जीव विज्ञान की यह क्लास बिल्कुल प्रारंभ हो रही है। जीव विज्ञान की क्लास 12th वालों के लिए। और कौन से सेशन के लिए बच्चे हैं? तो जो भी बच्चे 2026-27 वाले हैं, 2026-27 सेशन वाले बच्चे हैं, उन्हीं के लिए यह जीव विज्ञान क्लासेस क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है ना, क्लास 12th वालों के लिए। तो जो भी है तो वो सभी लोग हमारे TWG के 10th एंड द 12th वाले चैनल से क्या करें? जुड़ जाइए। TWG के 10th व 12th वाले चैनल से क्या हुई भैया? सभी लोग जुड़ जाइए। और आपको अगर इस क्लास से जो भी अगर PDF की जरूरत पड़ेगी या क्लास की जानकारी जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर हमारा है। व्हाट्सएप नंबर है जो है बेटा क्या है? 8922065554। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, राइट। तो आप सभी लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे तो आपको क्लास पढ़ाने में जो क्लास के नोट्स होते हैं, जो PDF होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। और साथ साथ में आपको क्लास के अपडेट पहले भी मिल जाएगी, कौन सी क्लास कब चलने वाली है ना। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, ग्रुप जब भी मैसेज करिएगा तो बता दीजिएगा कि हम क्लास 12th वाले हैं भैया। हाँ, और जो भी क्लास 10th वाले होंगे तो क्लास 10th वाले, ये दोनों अलग अलग अपने बता देंगे, क्लास 12th वाले एंड क्लास 10th वाले। हम क्लास 10th में सर, हम क्लास 12th में हैं, तो उनको अलग अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, आइए फिलहाल के लिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे? जो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे ना। तो सबसे पहले ये तो जान लीजिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है भैया कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। सबसे पहली बात है बच्चे, बायोलॉजी मतलब होता है बच्चे जीव विज्ञान। क्या है भैया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि बायोलॉजी कहते किसे है ना। बायोलॉजी कहते किसे, इस बात को समझना है। तो भैया सबसे पहले देखोगे तो बायोलॉजी मतलब क्या हो रहा है, इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे इसमें दो वर्ड है बाबू, एक है बायोस और दूसरा है बच्चे क्या है? लॉजी। तो ध्यान दीजिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एंड द लॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा बायोलॉजी। तो बायोस का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान देना, इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स अर्थात सजीव प्राणी। जो भी सजीव प्राणी होते हैं वो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। और लॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है बच्चे? अध्ययन। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन होता है। अर्थात आपसे कह सकते हैं कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना या जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है ना। अगर इसकी परिभाषा से देखना कोशिश करेंगे तो कह सकते हो सजीव प्राणियों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो क्या मेरे गुड़िया गुड्डा यहाँ तक की बात समझ पाए नहीं समझ पाए आप लोग कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो सजीव प्राणियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चे? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अब आपसे यही थोड़े छोटे क्वेश्चन बना देते हैं, फिर अभी हम लोग टॉपिक चलेंगे, अपने सिलेबस को समझेंगे हमारे अंदर सिलेबस में है क्या।
पढ़ना क्या है। तो भैया ध्यान देना, अगर पूछा जाए इसके जनक कौन होते हैं बेटा, अगर आपसे पूछा जाए जनक कौन है, तो जनक कौन है, अरस्तु है। कौन है भैया, अरस्तु। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या किया जाता है, जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक। अब इसी जीव विज्ञान को क्या किया गया है, कुल कितने इसके शाखा होते हैं बेटा, इसके कुल 3 शाखाओं बांटे गए। कितने शाखा है, 3। तो पहला क्या होता है बच्चे, तो पहला होता है बाबू बॉटनी। क्या होती है, बॉटनी। जो बॉटनी होती है, तो बॉटनी की स्पेलिंग सही है, बताओ सभी लोग, बॉटनी स्पेलिंग सही लिखा है, हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉटनी की स्पेलिंग, हाँ, ये होना चाहिए बॉटनी, ये भी नहीं होगा, हाँ, हाँ, सीधे सीधे इसे लिखो भाई, सीधा सीधा आपको वनस्पति विज्ञान, हिंदी माध्यम वाले हैं, फिलहाल के लिए बॉटनी की स्पेलिंग आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है ना, बॉटनी की स्पेलिंग, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान। दूसरा कौन सा होता है बच्चे आपके पास, होता है जंतु विज्ञान। और तीसरा कौन सा होता है आपका सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं क्या, जूलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो बेटा जो वनस्पति विज्ञान होते हैं, अगर इसके आपसे पूछा जाए जनक कौन होते हैं बेटा, इसके जनक कौन है, इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस बेटा इसके जनक है। अगर आपसे पूछा जाए इसके जनक कौन है भैया, इसके जनक कौन है, इसके जनक भी कौन है, अरस्तु ही है। अगर आप इसके जनक कौन है, इसके जनक, इसके जनक कौन है भैया, एंटीवान लीवेनहॉक, लीवेनहॉक। तो ध्यान देना इसके जनक कौन है, एंटीवान लीवेनहॉक। और एंटीवान लीवेनहॉक नहीं बेटा, ध्यान देना है जीवित जीवित कोशिका का खोज किया था। अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका का खोज भी किसने किया था, तो जीवित कोशिका खोज भी लाला किसने किया था, एंटीवान लीवेनहॉक ने किया था ना। तो ये थोड़ी सी बात हो गई थी किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। अभी आप जानते हैं वनस्पति सब सारी चीज़ों को एक समझेंगे हम लोग। पर आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे क्लास 12th के बायोलॉजी में विषय क्या है, अध्याय क्या है ना, कुल कितने यूनिट है बाबू। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम देखो कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आपके बायोलॉजी की क्लास 12th के कक्षा 12 के क्या देखेंगे बेटा, विषय। विषय में किस विषय देख रहे हैं, विषय का बायोलॉजी, जीव विज्ञान का अध्याय, जीव विज्ञान के जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उनके अध्याय के बारे में। तो देखेंगे जीव विज्ञान के अध्याय कौन कौन से हैं भैया, अध्याय। तो देखो बच्चे, अगर आपसे मैं आपसे बात करूं बच्चे ना, तो आपके बायोलॉजी में इसको क्या किया गया है ना, कि 2 सेक्शन, इसे क्या किया, कुल 5 यूनिट में बांटा गया। कितने यूनिट में, 5। आपकी बायोलॉजी में कुल कितने यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं। आप एक एक पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग करेंगे, पढ़ाई चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है बेटा, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या है लाला, यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो यूनिट फर्स्ट में बेटा आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है। क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चे, क्या बोलते हैं, जनन। क्या बोलते हैं, जनन। इसको बोलते हैं बच्चे जनन। रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। और जनन के अंदर कुल कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो जनन के अंदर कुल 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 3 चैप्टर इसके अंदर हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन जनन में कुल कितने चैप्टर है बेटा, 3 चैप्टर है। कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना है, एक है सेक्सुअल अरे भाई काम कर जा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें है बेटा, इन फ्लावरिंग। कितना है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अर्थात इसे हिंदी में लिखना चाहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको लिख सकते हैं पुष्पी पादपों में, इसमें लिख सकते हैं पुष्पी
पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चे ये पहला चैप्टर है हमारे बायोलॉजी में। पहले एक चैप्टर और हुआ करता था जीवों में जनन, पर वो चैप्टर क्या हो गया है, अब कट चुका है। हमारे में डायरेक्ट चैप्टर आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा कौन सा आता है बेटा हमारे पास है, दूसरा आता है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मानव जनन। क्या बोलते हैं, मानव जनन। इसमें पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में। तीसरा चैप्टर क्या है बेटा हमारे पास है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य। तो भैया हम लोग देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। अगर हमारे बायोलॉजी के अंदर देखेंगे तो हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों में कैसे जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, और फिर हम लोग देखेंगे जनन के दौरान क्या कुछ समस्याएं हो सकती है, जनन के दौरान क्या कुछ समस्याएं होती हैं, हेल्थ को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए, ये सभी जानकारी किस में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी। किस में मिलेगी बेटा, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी। दूसरा हमारे पास यूनिट नंबर आता है बेटा, कौन सा आता है, 2। यूनिट नंबर 2 बेटा। तो यूनिट नंबर 2 में कुल कितने, इसमें सबसे अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर 2 है क्या बेटा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। क्या है बेटा, इसमें अगर आपसे मैं कहूँ इसमें है क्या, जेनेटिक्स एंड, इसमें बात नहीं करेंगे भैया, इवोल्यूशन। मतलब आप इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आनुवांशिकी एवं क्या होगा, विकास। क्या देखेंगे, अनुवांशिकी एवं विकास। अनुवांशिकी एवं विकास टॉपिक अगर देखेंगे तो कहाँ पर है, आपके इसके अंदर है, यूनिट नंबर फर्स्ट में। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या बेटा, इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहली बात पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान देना, इनहेरिटेंस एंड द इवोल्यूशन। अर्थात हम लोग पहला इसके अंदर जो चैप्टर, चौथा चैप्टर होगा आपके इसके आधार पे, जो चौथा चैप्टर होगा उसमें लिखा क्या है बेटा, वो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। क्या लिखा है, वंशागति एवं, जो वंशागति एवं विविधता के आधार। तो ये आपका चौथा चैप्टर होगा बेटा। इसी में जो आपका 5वां चैप्टर होता है बेटा, उसमें क्या लिखा है, तो उसमें आपको अगर देखा जाएंगे तो इसमें लिखा है आपका वंशागति के आणविक आधार। क्या लिखा है, वंशागति के आणविक आधार, वंशागति के आणविक आधार। अर्थात इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, देखो ग्रेकर जॉन मेंडल तक कहाँ मिलेंगे आपको, इस चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। अब 5 में कैसे मिलेंगे, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होगी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। कहाँ पढ़ेंगे, वंशागति के आणविक आधार में। फिर इसी में बेटा आपके 6वां चैप्टर है, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन, बोलते हैं विकास, बोलते हैं क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं विकास। तो यह विकास आपका जो चैप्टर है बेटा, ये कौन सा है, 6 है। तो यूनिट नंबर 1 में कौन कौन सा आएंगे, 3 आएंगे। यूनिट नंबर 2 में भी कितने चैप्टर है बेटा, आपके कितने हैं, 3 यहाँ पर भी, 3 कहाँ बेटा, यहाँ भी है। आइए आगे चले, आगे चलिए, अगला देखिए। अगर मैं आपसे यहीं पर थोड़ा सा इसको आगे करना चाहूँ, अब देखेंगे हम लोग कौन सा, यूनिट नंबर 3। क्या देखेंगे बेटा, यूनिट नंबर 3। अगर यूनिट नंबर 3 में देखेंगे तो इसमें क्या है बेटा, अगर इसमें देखा जाए क्या है यूनिट 3 में, इसमें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर आपसे कहा जाए इसमें क्या है बेटा, तो ह्यूमन बायोलॉजी वेलफेयर है बेटा, ह्यूमन बायोलॉजी वेलफेयर। अब देखो बच्चे, अगर वास्तव में इसका नाम अगर हिंदी में देखें क्या लिखा है, तो मानव कल्याण में जीव विज्ञान। क्या देखेंगे, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। भैया मानव के कल्याण में जीव विज्ञान कहाँ तक योगदान करता है, इसके बारे में है। अब इसमें बेटा अगर आपसे पूछा जाए चैप्टर कितने आते हैं, इसमें चैप्टर कितने आते हैं, तो इसमें चैप्टर आपके 2 आएंगे। कितने आएंगे,
दे जाएंगे 6 यहाँ हो गए हैं, तो 7वां चैप्टर हो जाएगा बेटा। और 7वां चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर आएंगे बेटा, मतलब ह्यूमन डिसीज एंड ह्यूमन क्या होगा बेटा? ह्यूमन हेल्थ एंड द डिसीज ना। और 8वां कौन सा आएगा? अगर मैं आपसे 8वां चैप्टर इसमें कहूंगा बेटा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये ध्यान देना, यह 2 चैप्टर बाबू किसमें आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं ना। तो ये आपके चैप्टर नंबर कौन से हो गए बेटा? तो ये आपके चैप्टर नंबर कौन हो गए? 8 हो गए ना। तो कौन कौन मैंने बताया? तो ध्यान देना, एक तो यूनिट नंबर पहला रिप्रोडक्शन है, दूसरा क्या है? जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, थर्ड चैप्टर क्या है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, जिसमें 2 चैप्टर आएंगे, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसके बाद हमारे पास कौन आएगा बेटा? चौथा चैप्टर। कौन आएगा? चौथा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चौथा यूनिट और 5वां यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ तो हम लोग पढ़ते हैं, इस पे तो लोग फोकस अधिक करते हैं, पर बट सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस करना है आगे के एग्जामों को लेकर। तो ध्यान देना, आपका यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ताकि उसको अलग पेज पे देख ले। यहाँ तक की बात क्लियर है ना, कौन कौन चैप्टर किस में क्या रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विषय में कौन कहाँ पर क्या क्या है। अगर विषय की जानकारी नहीं है, मनमानी पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। आइए तो अब डालेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 बच्चे, अगर यूनिट नंबर 4 में अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसमें है क्या, तो इसमें ध्यान देना, बायोटेक्नोलॉजी एंड द क्या है बेटा? इसके प्रिंसिपल है बेटा। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के क्या है? एप्लीकेशन। इसमें 2 चीजें हैं, अगर देखा जाए, बायो टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा? बायोटेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अगर इस यूनिट का नाम अगर आपसे पूछा क्या होगा, तो जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रयोग, ये यूनिट का नाम है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। यहाँ पे बड़ी खास खास देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी से 3 पेरेंट्स बेबी हो गया, क्लोनिंग हो गया, समझ रहे हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, सरोगेट के बारे में, ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ क्या करने वाले? पढ़ने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर बेटा कौन कौन सा आएगा? 8 तो वहाँ हो गए थे, 8 तो वहाँ हो गए, तो यहाँ कौन कौन आएंगे? 9 और कौन आएंगे बेटा? 10 आएंगे ना। तो एक पहली बात, यहाँ पे 9वां चैप्टर आएगा। 9वां चैप्टर आएगा बेटा। तो 9वां चैप्टर में जानते हो क्या है? बायो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो ये टॉपिक आएंगे बच्चे कहाँ पर? 9वां में आएंगे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम समझेंगे बेटा। अगला आएगा जो अगले टॉपिक है बेटा, उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स उसके एप्लीकेशन, क्या पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बेटा एंड इट्स एप्लीकेशन। अर्थात यहाँ पर हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। तो ये टॉपिक हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। तो 9 यूनिट 10 यूनिट बेटा किस में आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा। बात समझ में नहीं आएगा? यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 भी बेटा हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 4 भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला यूनिट हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं भैया? 5 को। किसको देखते हैं? 5 को। यूनिट नंबर 5।
अगर यूनिट नंबर 5 की बेटा बात करेंगे तो इसमें क्या है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, क्या लिख सकते हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो ध्यान देना आपके दो टॉपिक होते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे बेटा, इसमें एक चैप्टर आएगा, कौन सा हो गया भैया, 11 नंबर है, 12 है, 13 है। तो टोटल आपके इंटर में बायोलॉजी में देखेंगे तो कुल 13 चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर है ना। तो इसमें कौन कौन है, इसका पहला चैप्टर कौन है बेटा, तो इसको बोलते हैं, इसमें पहला चैप्टर कौन सा है, जीव और समष्टि, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिज एंड द पॉपुलेशन, जीव एवं समष्टि है बेटा। दूसरा टॉपिक इसमें 12वां नंबर कौन सा है, इसको बोलते हैं पारितंत्र, क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। तीसरा चैप्टर इसमें कौन सा बेटा है, तीसरा चैप्टर कौन है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड द, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, तो बायोसिटी एंड द कंजर्वेशन, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं जैव विविधता और संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये देखो आपके हो गए किसके, बायोलॉजी के टॉपिक हो गए बेटा, किसके हो गए, बायोलॉजी के टॉपिक। तो ये सभी बेटा हमारे पास क्या हो गए हैं, बायोलॉजी के टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। चलिए भाई देखो, तो हमने ये तो देख लिया कि भैया हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं ना। तो देखो अमूमन लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से ना, पर न हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, न यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, न ही यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, और न ही यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, बल्कि किसको स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5 को, एकदम बिल्कुल हट के एकदम पीछे से, है ना, क्योंकि इस पे फोकस कम रहता है और उसके पीछे रीजन भी है। तो सबसे पहले हम लोग कौन से टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ना। सबसे पहले हम लोग इधर से पढ़ते हैं, क्या करना है, पढ़ना तो पूरा ही है, पर एग्जाम से पहले, टिल एग्जाम से पहले आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और रिविजन भी करा दूंगा, नहीं ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट नंबर किसको पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर बेटा 5 को, किसको पढ़ने जा रहे हैं, 5 को, ठीक है। ताकि इसके बारे में एक सामान्य परिचय लेते हैं, इसके बारे में एक सामान्य परिचय हम लोग लिखते हैं कि क्या इससे कुछ हो सकता है क्या नहीं ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है, सिलेबस की जानकारी हो गई। तो चलिए किसको स्टार्ट कर रहे हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को, बिल्कुल एकदम नए सिरे से, हाँ नए तरीके से। आप लोग को थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ सर, रिप्रोडक्शन छोड़कर डायरेक्ट आप उधर चले आए हैं, कोई बात नहीं, पहले इन्हीं को खत्म करते हैं, ये छोटे छोटे हैं और जल्दी खत्म हो जाएंगे ना, वो सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, थोड़ा समय लेंगे। आइए भैया चलिएगा, तो हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 5। देखिए आपको इसके चैप्टर को लिखवाने के पीछे 15-20 मिनट हम लोग इस पे समय दिए हैं, ये इसलिए नहीं लिखवाया हूँ, लिखान भी आ सकता था, पर बट मैं लिख रहा हूँ तो इसका इंपॉर्टेंस है कि आपको अपने चैप्टर की पकड़ होनी चाहिए कि हमारे चैप्टर में है क्या और हमारे चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है। अगर हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो 3 चैप्टर को खत्म करेंगे, पुष्पी पादपों में लेगी जनन, फिर मानव में लेंगी जनन, और फिर उससे संबंधित होने वाले रोग। अच्छा जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स होता क्या है, फिर जेनेटिक्स के अनुप्रयोग क्या है उनको पढ़ेंगे।
ऐसे ही जब हम लोग विकास को पढ़ेंगे तो कैसे मानव विकास हुआ उसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे तकनीकी जब पढ़ेंगे तो तकनीकी क्या प्रक्रिया है, उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही जब इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो पूरी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे एक साथ, जैसे 1 यूनिट पढ़ रहे हैं तो 1 यूनिट पूरा क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। अब बहुत मज़ेदार सिलेबस है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और यहाँ से आपको बताऊँ कि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन नीट में भी बनते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन नीट में भी बनते हैं और अमूमन लड़के यहाँ पे इस वाले एरिया पे कम ध्यान देते हैं, पर इसको भी उतना ही जोर दे के पढ़ना है जितना आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। चलेगा, इसमें क्या क्या भैया है, इस यूनिट में क्या है अभी आपको मैंने बताया था, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। क्या है बेटा, इन्वायरमेंट। तो देखिएगा अगर आपके चैप्टर की बात करेंगे बेटा तो इसमें क्या है, इन्वायरमेंट, ध्यान देना है, इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। तो ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अब इसके अंदर जानते हो ना कौन कौन से चैप्टर है, आपको अच्छे से पता है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है आपको अच्छे से पता है। 3 चैप्टर है, तो इस यूनिट में कुल कितने यूनिट है बेटा, तो इसमें कुल 3 यूनिट है। कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो कौन कौन से यूनिट है बताओ, ऑर्गेनिज एंड क्या बेटा, ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन ना, पॉपुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जीव एवं समष्टि, ये टॉपिक है बेटा। फिर दूसरा इसमें कौन सा टॉपिक है बताओ, इकोलॉजी, अभी बताया हूं, पारितंत्र है बेटा। और फिर तीसरा इसमें कौन सा टॉपिक है, तीसरा इसमें कौन सा टॉपिक है, क्या है, बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है ना भैया। यह टॉपिक है आपके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को ना, सॉरी सबसे पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं, जीव एवं समष्टि टॉपिक को, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो ये आपका यूनिट है। तो आइए सबसे पहले इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी को पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। आइए चलिए भैया डालेंगे, पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं जीव एवं समष्टि। आपका चैप्टर नंबर कौन है बाबू, अगर चैप्टर आप देखेंगे तो कौन सा है, 11 है ना। और यूनिट नंबर कौन सा है बेटा आपका है, यूनिट नंबर 5 है ना। तो चलिएगा, तो हम लोग समझेंगे जीव एवं समष्टि के बारे में समझेंगे, पर बट बेटा सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपके ऊपर यूनिट में लिखा हुआ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले ये तो जान लें कि भैया पर्यावरण हम लोग कहते किसे है ना। सबसे पहले हमारी बात यही होगी कि वास्तव में सर पर्यावरण होता क्या है ना। आइए, तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप लोग प्यारे लाला, हेडिंग बनाएंगे पर्यावरण, पर्यावरण इन्वायरमेंट। पर्यावरण, अब देखो बच्चे सबसे पहली बात पर्यावरण होता क्या है जरा समझिएगा, देखिएगा ध्यान समझिएगा कि पर्यावरण क्या है, हम लोग लिखेंगे भी समझेंगे। अब देखो कि मान के चलो बेटा कि यह हमारा क्या है, अर्थ है, क्या है बाबू है, अर्थ है, पृथ्वी है बेटा, ये हमारा बाबू पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या है, एक आवरण बना हुआ है, क्या है बेटा, ये हमारे पास पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, आवरण है। इस पृथ्वी जो चारों तरफ आवरण है, ये किसका आवरण है बेटा, इसमें क्या हो सकता है, धूल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं,
क्या हो सकते हैं? जल वाष्प हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बाबू? जल वाष्प। यही तो होंगे ना, धूल कण जल वाष्प, यही सब चीजें होंगी जो भाप बन के जाएगा, जो धूल कण होंगे, जो गैस होंगे, यही सब तो होंगे। तो यही धूल कण गैसों के चारों तरफ जो पृथ्वी की जो आवरण बना होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। अगर आपसे पूछे पर्यावरण वास्तव में है क्या, तो पृथ्वी के चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ किसी न किसी वस्तुओं को क्या है बेटा? आवरण है, जिसमें धूल होंगे, कण होंगे, गैस होंगे, जलवाष्प होंगे। इन्हीं सभी आवरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण कहते हैं बेटा। तीसरी चीज कह सकते हो बेटा, आपसे पर्यावरण पूछे आखिर है क्या, तो कह सकते हो ना, किसी भी जीव के, या भाई पृथ्वी है, हम पृथ्वी के सापेक्ष मान के पृथ्वी के अंदर सभी जीव आ जाएंगे, या तो हम लोग मान लेंगे किसी भी जीव, हम एक प्राणी है ना, हम एक प्राणी है बेटा, तो हमारे प्राणी है, तो हमारे चारों तरफ धूल कण गैस तमाम प्रकार की चीजें हमारे आसपास है ना, तो जो भी हमारे आसपास इर्द गिर्द में है किसी भी जीव के पीछे, तो सभी सभी क्या बेटा है? वो पर्यावरण है। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? किसी भी जीव के चारों तरफ का जो आवरण होता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण। ठीक है। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहली बात यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे बेटा? सबसे पहली बात यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा लाला? तो सबसे पूछा जाएगा कि भैया जो पर्यावरण शब्द है ना, ये कहाँ से आया है, ये कैसा शब्द है बच्चे? तो ध्यान देना है, यह फ्रेंच शब्द एनारोलन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बाबू? यहाँ से एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। यह फ्रेंच शब्द एनारोलन से बना है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा भैया कि जो पर्यावरण है ये किस शब्द से मिलकर बना है बेटा? तो फ्रेंच शब्द एनारोलन शब्द से बनकर बेटा क्या बना है? अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे बेटा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन क्या होगा बेटा? आवरण। परिधन क्या होगा? आवरण। अब बेटा जानते हो परिधन आवरण, परि का मतलब क्या होता है बेटा? चारों ओर। क्या होता है बच्चे? चारों ओर। आवरण का मतलब क्या होता है बच्चे? घिरा हुआ। क्या हुआ? घिरा हुआ। भैया किसी भी जीव के चारों तरफ जो घिरा हुआ होगा उसी को क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। तो बात समझ में आ रहा है ना? परिधन आवरण। तो चारों ओर, चारों ओर किसी जीव के चारों ओर, चारों ओर धूल कण गैस तमाम चीजों से घिरा हुआ चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण। तो बेटा अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी भी जीव के चारों ओर उपस्थित धूल कण गैस जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी परिभाषा में? अगर आपसे कहें कि सर इसका परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा लाला लिखोगे किसी भी जीव के चारों ओर, किसी भी जीव के चारों ओर, किसी भी जीव के चारों ओर धूल कण गैस 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 जलवाष्प इत्यादि के आवरण को क्या कहते हैं बाबू? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी जीव के चारों ओर धूल कण गैस और जलवाष्प की इत्यादि के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पर्यावरण कहेंगे। बोलो बात यहाँ तक समझ आएगी नहीं समझ आएगी बेटा? बोलो यहाँ तक बात समझे नहीं समझ? तो ध्यान देना बच्चे, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो पर्यावरण किस शब्द से बना हुआ है बच्चे? तो एनारोलन शब्द से। किससे बना है बच्चे? एनारोलन शब्द से। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन आवरण। अब परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ? जल, धूल कण, जलवाष्प इत्यादि से। अब बेटा यहाँ से एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और बन जाता है, जहां से अमूमन बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बेटा? अगर जान लीजिएगा जहां भी जीव होगा, जहां भी जीव होगा, बताओ वहां पर्यावरण होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर मैं कहूं कि बाबू ये लो हमारे पास क्या है, ये जोखई राम है। ये कौन है भैया? ये जोखई राम है। ये कौन है? जोखई राम। ये बाबू क्या है? जोखई राम है। तो बताओ जोखई राम के चारों तरफ, अगर जोखई राम के चारों तरफ अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो क्या इनके पास धूल कण गैस इत्यादि पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। बोलो बात सही नहीं सही है? तो इसका मतलब ये बात बहुत क्लियर है ना बेटा, यहाँ से एक पॉइंट बहुत क्लियर है, जहां जीव होगा और जब चारों तरफ धूल कण होगा तो जहां जीव होगा तो वहां पर्यावरण होगा कि नहीं होगा? बात सही ना? जैसे जोखई राम है तो जोखई राम के चारों तरफ क्या है? धूल कण गैस इत्यादि है कि नहीं है? धूल कण गैस इत्यादि है ना, मतलब इनके चारों तरफ धूल कण गैस इत्यादि का क्या है? घेरा हुआ है। और जब घेरा हुआ है तो इत्यादि सभी क्या है बेटा? पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण।
ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं बेटा कि जहां जहां जीव होगा, जहां जीव होगा वहां पर्यावरण पर्यावरण अनिवार्य पाया जाएगा। ये बहुत बड़ी पॉइंट बना रहा हूं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जहां जीव होगा वहां पर्यावरण पाया जाएगा। पर एक चीज मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ लाला, आप लोग समझाओ मुझे। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ बच्चे, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे धूल कण गैस इत्यादि है, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, क्या है, गड़बड़ा जा रहा है। यहाँ बच्चे मान लो ये सभी चीजें यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ क्या है बच्चे, ये क्या है, धूल है, कण है, जलवाष्प है, धूल है, कण, जलवाष्प है, गैस है। मान लो इसका ये समूह है बेटा। तो जहां पर ये सभी चीजें होंगी, मेरी बात ध्यान समझिए, परिभाषा को रटिएगा नहीं किसी चीज को। जैसे यहाँ कहा हमने कि मानव है तो मानव के आसपास धूल, कण, जलवाष्प सब कुछ होंगी। तो बताओ बच्चे, अगर यहाँ पे धूल है, कण है, जलवाष्प है, गैस इत्यादि चीजें हैं, सभी चीजें, तो क्या मुझे बताओ ये पर्यावरण है कि नहीं है? ये बताओ ये पर्यावरण है कि नहीं है? है ना, क्योंकि जहाँ पे धूल, कण इत्यादि सभी चीजें मिलेंगी वहां पर्यावरण होगी। पर बताओ बच्चे, क्या जरूरी है जहां पर्यावरण एनवायरमेंट होगा वहां मानव या जीव होगा ही? ये जरूरी है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझे नहीं समझ रहे हैं? तो भैया कहने मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां जीव होगा, जहां जीव होगा वहां तो पर्यावरण होंगे, पर जरूरी नहीं है जहां पर्यावरण हो वहां जीव भी हो सकता है यहाँ इन्वायरमेंट हो पर जीव वहां पे न रहते हो, ये भी हो सकता है ना, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो भैया पर एक चीज बताओ, जहां जीव होगा वहां पर्यावरण होगा कि नहीं होगा? जहां जीव होगा वहां पर्यावरण होगा, पर क्या जहां पर्यावरण है वहां जीव होगा जरूरी है? कंपल्सरी नहीं भी है। तो बेटा एक चीज बता देना, तो यहाँ पर एक पॉइंट में आप लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, क्या लिख सकते हो, जहां पर्यावरण उपस्थित हो वहां जरूरी नहीं है कि जीव हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वहां पर जीव होगा। तो बताओ यहाँ तक पॉइंट बताओ, किसी बालक को दिक्कत हो, कोई समस्या हो बताओ, नहीं आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ पाए नहीं समझ पाए? चलिए फट से नोट डाउन करिए सही बच्चे। चलिए बाबू तेजी से करेंगे आप लोग। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी ना। तो आपने सिलेबस देख लिया है और उसके बाद हमने, अब देखिए थोड़ी सी बात और करते हैं कि जो पर्यावरण, अब इस पे हम चलेंगे बेटा, अभी इस पे चलेंगे पर क्योंकि हमको इसके अंदर पर्यावरण के अंदर एक टॉपिक है, तो पर थोड़ी सी बात हमको पर्यावरण की जानकारी तो होनी चाहिए ना कि वास्तव में पर्यावरण कहते किसे है। हम तो पढ़ रहे हैं पर्यावरण के अंदर यूनिट को, पर हमको ये नहीं पता है कि पर्यावरण होता क्या है। देखो पर्यावरण की जानकारी बेसिक हमको होनी चाहिए, ठीक है। आइए बच्चे, अगर मैं आपसे अगली बात करूं बेटा, तो जो पर्यावरण होते हैं, पर्यावरण के प्रकार, अगर बेटा टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, अगर पर्यावरण के प्रकार लाला देखेंगे तो पर्यावरण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? अगर आपसे मैं कहूं पर्यावरण कितने प्रकार होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हाँ नेचुरल इन्वायरमेंट, और दूसरा कौन सा होता है बेटा? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को इसको बोलते हैं कृत्रिम
पर्यावरण, क्या बोलते हैं बेटा, कृत्रिम पर्यावरण। और दूसरा नेचुरल पर्यावरण को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल को इसे बोलते हैं बेटा प्राकृतिक पर्यावरण। अब बेटा प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहेंगे बाबू, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहेंगे, हाँ जाहिर सी बात है जिस चीज को हमने स्वतः नहीं बनाया हो बेटा, जिस चीज का मानव हस्तक्षेप न हो, स्वतः अपने से निर्माण हुआ होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे। और जिसे मानव हस्तक्षेप के द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें मानव के द्वारा तैयार किया गया होगा, उसे क्या बोलेंगे बेटा, कृत्रिम। बोलो बात समझे नहीं समझे, क्या समझे बेटा, कि इसको ध्यान देना है, ऐसे समझो कि मानव, ध्यान देना, ऐसे लिख लो एक लाइन में, मानव हस्तक्षेप न हो, जहां पे मानव हस्तक्षेप न रहा हो, अपने आप बना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे। और जहां पे क्या बना होगा बेटा, मानव हस्तक्षेप हो, जहां मानव हस्तक्षेप बेटा हो, तो वहां पे क्या बनेगा, कृत्रिम पर्यावरण। अब जैसे हम लोग देखते हैं एक्वेरियम, जिसे आप देखते हो ना, जो घर में आप देखे होंगे तो कांच के अंदर लाइट लगाकर मछली जिंदा रखते हैं, तो उसके अंदर देखो पानी भी डाल देते हैं, थोड़ा घास फूस होता है, तो वो चीजें हमने क्या किया, स्वतः अपने से बनाया है। जैसे हमने तालाब बनाया है, तालाब बनाया है, तो जो तालाब हो गया, जो हमने क्या, तालाब मानव ने बनाया है ना, और उसमें बहुत सारे जीव रह रहे हैं, बहुत सारे जीव रह रहे हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कृत्रिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृत्रिम। जैसे बेटा आप बोल सकते हो, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप बोल सकते हो एक्वेरियम, एक्वेरियम हो गया बेटा। आप किसको बोल सकते हो बेटा, तालाब को बोल सकते हो। इसके अलावा आप किसको बोल सकते हो, बोटेनिकल गार्डन, गार्डन। इन सभी को, ये सभी को बेटा कैसे है, ये है कृत्रिम है। अब बेटा ये ध्यान देना, आप प्रकृति की बात बताएंगे तो प्रकृति में पूछा जाए घटक कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के घटक होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार का घटक पाया जाता है। कितने प्रकार के बच्चे, 2 प्रकार का घटक पाया जाता है बेटा। तो कौन कौन होते हैं बेटा, एक को बोलेंगे बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, सजीव। क्या बोलेंगे, सजीव। सजीव बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं बेटा, ऐसे बोलते, ऐसे बोलते हैं जैविक घटक। क्या बोलते हैं, जैविक घटक। और दूसरा क्या होता है बेटा, अजैविक घटक। तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलते हैं इसको, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ध्यान देना, इसे बोलेंगे जैविक घटक और दूसरे को क्या बोलेंगे, अजैविक। अब बेटा आपके मन में आएगा ना कि भैया सर जी ये बता दो जैविक घटक किसे कहते हैं, आपके मन में आएगा भैया क्या बता दो सर जी जैविक घटक किसे कहते हैं। आपके चैप्टर को मैं बहुत ही विस्तार तरीके से ले चल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा लगता है चैप्टर भारी भारी हो सकता है, पर जान के मैं थोड़ा सा डीपली ले चल रहा हूँ कि हर एक बात को आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाए बेटा, ठीक है ना। तो जैविक घटक किसे कहेंगे बेटा, ध्यान देना सीधी सीधी बात है, जिसमें सजीव हो बेटा, क्या हो, सजीव। तो जिसमें सजीव होगा उसे क्या कहेंगे, जैविक घटक। और इसमें निर्जीव हो बेटा, क्या हो, निर्जीव। इसमें निर्जीव होंगे उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, अजैविक घटक। तो सजीव में बताओ बेटा कौन कौन सा आते हैं, सजीव में कौन कौन सा आते हैं, आप ही बताओ। इसमें क्या आएंगे, पादप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसे बताओ। जंतु आएंगे कि नहीं आएंगे, जंतु जान पाए जाते हैं ना, जंतु आएंगे। और क्या आएंगे, आप कह सकते हो सर इसमें क्या आएंगे, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव। तो बाबू ये ध्यान देना, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव मिलकर क्या बनाते हैं, जैविक घटक। क्या बनाते हैं, जैविक घटक। दूसरी बात बेटा निर्जीव, जिसमें जान ना पाया जाए बेटा, जिसमें जान ना पाया जाए बेटा। तो आप बताओ जल में जान पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्या मृदा में जान पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सर पहाड़ों में जान पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश, सूर्य का बेटा प्रकाश हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, क्या हो गया बेटा, पर्वत हो गया, नदी हो गया। अब ये सभी के सभी क्या है, अजैविक घटक है। कैसे है, अजैविक घटक। अब अच्छा एक चीज बताओ मुझे, क्या इनके बिना, क्या अजैविक घटक के बिना जैविक घटक जीवित रह पाएंगे, मुझे बताओ। क्या अजैविक घटक के बिना जैविक घटक जीवित रह पाएंगे, बताना। क्यों कि भाई अब बताओ, अगर पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, इनको रहने के लिए स्थान चाहिए ना, वो कहाँ पर रहेंगे, मृदा पर रहेंगे। इनको भोजन कहाँ से मिलेगा, मृदा से मिलेगा। इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से मिलेगा।
तो जल कहाँ से मिलेगा, नदी यहीं से जल मिलेगा। तो ये सभी क्या है, अजैविक घटक। अब ये क्या है बेटा, जैविक घटक। समझ नहीं आया क्या? तो ये ध्यान देना, जैविक घटक अजैविक घटक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। समझ नहीं आ गया? तो ध्यान देना, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 2 प्रकार होते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर यहाँ तक बात आप समझ पाए हैं तो आप समझ पाए हैं कि पर्यावरण वास्तव में होता क्या है बेटा। ठीक है, चलिए तेजी से करिए। चलिए हो गया, बताइए भाई, सभी लोग का हो गया? चलिए, तो हमने ये समझ लिया बेटा। तो आप ध्यान समझिए, यहाँ से हमने आपको बताया था आपके यूनिट में, अगर बच्चे हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट में देखो दो शब्द है बेटा, एक है पर्यावरण और दूसरी क्या है, पारिस्थितिकी। तो हमने पर्यावरण को तो समझ लिया, अब थोड़ी सी बात किसको समझना है, इकोलॉजी का। क्योंकि ध्यान देना बच्चे, यहाँ ध्यान देना, मुझे पढ़ाने के पीछे मेरा कारण क्या है कि देखो ये पर्यावरण है, ये इकोलॉजी है, इन दोनों को मिलाकर 3 चैप्टर बनाए गए हैं। इकोलॉजी तो पूरा चैप्टर हमको पढ़ना ही है, ध्यान देना, यहाँ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, पर थोड़ी सी बात हम लोग किसके बारे में जानेंगे, जैसे हमने पर्यावरण को थोड़ा सा समझा है, ऐसे थोड़ा सा किसको समझेंगे, इकोलॉजी को। आखिर इकोलॉजी होता क्या है ना, जब इसको समझ जाएंगे तब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, तब हम लोग चलेंगे जीव और समष्टि की तरफ चलेंगे ना। इन दोनों चीज को समझेंगे, क्योंकि ये दोनों हेडिंग समझ जाएंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। तो आइए बाबू आगे चलते हैं हम लोग, आइए। तो आप लोग अब अगली हेडिंग बनाएंगे बेटा, किसके बारे में बनाएंगे, पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। पारिस्थितिकी, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब देखो बच्चे, सबसे पहली बात है, अगर मैं इकोलॉजी बारे में बात करूं कि भैया इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी है क्या, जरा से इसके बारे में बेटा। तो सबसे पहले आपसे यहाँ से पहला प्रश्न बाबू यही बनेगा कि भैया ये बता दो, यह शब्द किसने दिया था। आपसे पूछेगा यह शब्द किसने दिया था, तो हमारे पास एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल, देखो एनारोलन शब्द से क्या बना है, पर्यावरण, जो फ्रेंच शब्द है। जबकि इस शब्द को पूछा जाए किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया था, ये शब्द दिया था। ठीक है बेटा, अगर आपसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, ये शब्द किसने दिया था बाबू, तो आप बता देंगे अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने बाबू क्या दिया था आपको, पारिस्थितिकी शब्द दिया था बेटा आपसे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि इसके जनक कौन है। शब्द तो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, पर पूछे इसके जनक कौन है बेटा, तो आधुनिक जनक कौन है, तो यूजीन ओडम। इसके पूछा जाए आधुनिक जनक कौन है बेटा, आधुनिक जनक, आधुनिक जनक, तो आप किसको बताएंगे, यूजीन ओडम। तो ध्यान देना, इसके अगर पूछे आधुनिक जनक कौन है बेटा, यूजीन ओडम इसके क्या है बेटा, आधुनिक जनक है। राइट, अगर आपसे यही क्वेश्चन को बनेगा, अगर पूछे इसके भारतीय जनक कौन है, भारत के बारे में इन्होंने, भारत में इनके बारे में कौन बढ़िया बताया था बेटा, भारतीय जनक, भारतीय जनक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय जनक में, तो आप बताएंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्र, रामदेव मिश्र। तो अगर बेटा पूछे इसके आधुनिक भारतीय जनक कौन है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र है बेटा, ये ध्यान देना। अगर यहाँ से अब 2 बातें कहूँ बेटा, तो अगर वास्तव में इसकी अगर हम लोग संधि विच्छेद करें बेटा, इसको अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये किससे बना है, एक तो हमारे पास क्या है बेटा, इको है, इको है, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, लॉजी है। क्या यही ना, इको प्लस लॉजी से टूट के तो बना है, इको प्लस लॉजी से। अब बाबू अगर आपसे मैं पूछूं इको का मतलब क्या, इको कैसे बना है, तो ध्यान देना है, ये किससे बना है बेटा, ओकियस शब्द से। किससे बना है, ओकियस। किससे बना बेटा, ओकियस। ओकियस कैसा होता है बच्चे, आपको ध्यान देना है, ये कैसा वर्ड है, ग्रीक शब्द है। कैसा बच्चे है, ग्रीक शब्द है। और लॉजी का मतलब आपको पता ही बेटा क्या होता है,
स्टडी होता है, अर्थात क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है बच्चे, अध्ययन। तो ध्यान देना, लॉजिक मतलब क्या होता है बेटा, अध्ययन। अब आइए सबसे पहली बात है कि सर जी इसका परिभाषा क्या होगा, मुझे ये तो समझाओ, ये होता क्या है वास्तव में, ये वास्तव में है क्या, ये है क्या बेटा, तब समझो मेरी बात को बड़ा ध्यान से। अब बच्चे मान के चलो कि यह कोई जीव है बेटा, ये क्या है, जीव है, क्या बेटा है, जीव है। और दूसरी बात है कि भैया हमारे पास इसके आसपास क्या होंगे, पर्यावरण होंगे, इसके आसपास क्या होंगे बेटा, पर्यावरण होंगे। तो भैया पर्यावरण के रूप में यहाँ पे जरूरी है धूल कण गैस ही होंगे, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो भैया ये जीव है। अब मान लेते हैं ये बेटा हमारे पास क्या है, पर्यावरण है। ध्यान समझना मेरी बात को, परिभाषा रटना पड़ेगी, जो जीव है और इधर क्या बेटा है, पर्यावरण है। तो बताओ इस जीव का इस पर्यावरण से संबंध है कि नहीं है, है। इस पर्यावरण का जीव से भी संबंध है। तो इन्हीं जब जीव और पर्यावरण आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, यह एक दूसरे से कैसे कार्य करते हैं, इनका अंतर संबंधों का जब अध्ययन करते हैं, तब वहीं पे क्या आता है बाबू, पारिस्थितिकी आता है। क्या आता है, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी और कुछ नहीं है, आप कह सकते हो इन्हीं दोनों के मध्य क्या होता है, अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन बाबू। तो अंतर संबंध क्या हुआ, इधर पर्यावरण है, इधर कोई क्या है, जीव है। तो पर्यावरण और जीव के मध्य में जब अध्ययन करना चालू करते हैं, उनके संबंध को समझना कोशिश करते हैं कि कैसे कोई जीव, अब मान लो वृक्ष से जुड़ा है, मान लो पर्यावरण के अंदर एक वृक्ष भी आता है, क्या आता है, इसके मान लो जीव के रूप में हम ले लेते हैं मानव है, क्या बेटा हम लोग मानव है एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं किसी वृक्ष को लेते हैं बेटा, किसको लेते हैं, वृक्ष को। तो वृक्ष मानव से कैसे जुड़ा हुआ है, अब वृक्ष मानव को क्या देता है, भोजन देता है, देगा नहीं देगा भोजन, क्या देगा, भोजन। अब वृक्ष को पानी कैसे मिलेगा, बारिश होगी तब पाएगा बेचारा, और नहीं तो इस मानव ने इसको क्या दे दिया, पानी दे दिया, इसको क्या दे दिया, खाद दे दिया, इसको क्या दे दिया, पोषक पदार्थ दे दिया। तो इसको पोषक पदार्थ मिल गया, इसको क्या मिल गया, भोजन मिल गया। तो दोनों आपस में जुड़ गए नहीं जुड़ गए, और जब दोनों आपस में जुड़ गए तो दोनों का संबंध कैसा है, इन्हीं दोनों के संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू, पारिस्थितिकी कहलाता है। बोलो बात क्लियर है नहीं क्लियर है। तब अगर इसकी परिभाषा लिखना हो बेटा तो इसकी परिभाषा बताओ, क्या लिखोगे बेटा, अगर मैं कहूँ कि इसकी परिभाषा बताओ भैया, परिभाषा बताओ भैया, इसकी परिभाषा अगर आपको लाला लिखना होगा तो आप परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे बच्चे, यही लिखेंगे ना, जीव तथा पर्यावरण के मध्य परस्पर पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पर्यावरण नहीं पारिस्थितिकी, ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे, जीव तथा पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों के, परस्पर क्या लिखेंगे बेटा, जो परस्पर, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, परस्पर पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है भैया, तो आपने क्या समझा, जीव तथा पर्यावरण के मध्य परस्पर पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, पारिस्थितिकी कहलाता है ना। तो बताओ यहाँ तक की बात समझी नहीं समझी, किसी बच्चे को कोई समस्या कोई दिक्कत बताओ भैया, नहीं ना। तो यहाँ से आप समझ पाए हैं कि वास्तव में पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है ना। अब आपने क्या समझा कि पर्यावरण क्या होता है, तो ये दो बातों पे आपने अपनी समझ बना लिया है। कल हम लोग समझेंगे किसके बारे में, जीव और समष्टि के बारे में ना। तो आज पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो हमने आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा परिचित करा दिया है। और हम लोग डायरेक्ट ये 2026-27 बैच के लिए हमने यूनिट नंबर कौन से स्टार्ट किया है, लास्ट से पीछे से, इसको किसको पढ़े, पर्यावरण को। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।